नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली चुनाव निपटने के बाद देश की राजनीति किस ओर जा रही है? एक और अधिकांश एग्जिट पोल्स जब दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार की वापसी की मुनादी कर रहे हैं, तो उसी दौरान अमेरिका से आए मिलिट्री विमान तक हथकड़ियों में बैठाए गए भारतीयों की तस्वीरों ने देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। मोदी ट्रंप की दोस्ती का दम भरने वालों से अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या दोस्ती का यही सिला मिला? अगर इन भारतीयों को निर्वासित करना ही था तो भारत के जहाज में सम्मान के साथ उनको लाया जा सकता था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका बचाव भी किया, लेकिन लगता है विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने पर उतारू है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में एक बार फिर अपनी सरकार को बेजोड़ करार दिया। कांग्रेस की पुरानी सरकारों से तुलना करते हुए अपने कामों को बेशकीमती माना, लेकिन इसे मानने को तैयार नहीं है विपक्ष। क्या वाकई आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं? तो सियासत के इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। देखिए बंदी बना के लाना, ये बंदी बनाकर के जो लाने का काम हुआ है। अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। ये तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए, और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए ये सरकार क्या करेगी, तो ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गया, ये भी क्या हो रहा है? फिर ये इस तरह से क्यों उनको एक बेइज्जती से, अनडिग्निफाइड तरीके से उनको लाया जा रहा है? मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? जी का बयान आया है, जिस तरह से अवैध भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उस मुद्दे पर क्या कहेंगे? पहली बात तो उनको अवैध भारतीय कहना ही अपने आप में गलत है। वो रोजगार की मार की वजह से भारत की धरती छोड़ के रोजगार की तलाश में विदेशी धरती पर गए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई अपराधी नहीं है। उनको हमारी सरकार, भारत की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करती है, वो उनको नौकरी नहीं दे पाई, इसके कारण वो लोग यहां से गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करने वाली ये हमारी मोदी जी की सरकार, दुनिया का ट्रंप के साथ सबसे गहरा रिश्ता होने का दावा करने वाले मोदी जी
भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. तो जिस तरह से संसद में आज जोरदार हंगामा हुआ, अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीय जब अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें दिखाया गया था किस तरह से उनके पैरों में बेड़ियां थी और उसके ज़रिए उनको अमेरिका ने भारत निर्वासित किया। बेहद असम्मानजनक तरीका था। अब सवाल उठता है, विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है, संसद में हंगामा हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही जवाब भी दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में, लेकिन उसमें इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं था। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्री ने जरूर कहा, विदेश मंत्री ने कहा यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का डिपोर्टेशन हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस सरकारों में भी अमेरिका से काफी लोग आए थे, उन्होंने आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा 2009 में 734 भारतीय भेजे गए थे डिपोर्ट करके, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 13 में 550, 14 में 591, हर साल ये चलता है, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा ये मुद्दा बनाना बेकार की बात है और ये चलता रहता है। इसको मोदी और ट्रंप की दोस्ती से जोड़कर देखना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस दौरान ये हो रहा था उस दौरान भी जो है लगातार डिपोर्ट किए जा रहे थे भारतीय। याद करिए 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 1042, यानी लगातार सिलसिला चलता चला आ रहा है। और 2025 में अभी 104 भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? क्या ये उन तस्वीरों की वजह से बन रहा है जो बेड़ियां डाली गई हैं? क्यों अमेरिका ऐसा करने को उतारू हो गया जब भारत से उसके संबंध अच्छे थे? ये बड़ा सवाल इस समय जो है गूंज रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर एक बार कांग्रेस को लताड़ा। उन्होंने कहा अपना इतिहास याद करिए, आप बार बार क्यों हार रहे हैं। उन्होंने कहा जो देश की जनता का मिजाज है वो समझने में आप नाकाम हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और इसके कारण जो है आप देश की धड़कन समझ नहीं पाते। तो ये तमाम मुद्दे हैं और साथ ही दिल्ली का चुनाव भी है जिसमें एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी 27 साल बाद बम्पर तौर पर वापसी करने जा रही है। क्या कारण है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, चलते उनके पास, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तपोष पाल जी हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत तपोष पाल जी। शाकिर अली साहब है नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। नवीन दुबे साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सिंघल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तपोष पाल जी आपके पास आना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है। तपोष पाल जी, प्रधानमंत्री संसद में बोले और बिंदास बोले,
राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस को उन्होंने काफ़ी कुछ हमले किए और जो उन्होंने लोकसभा में कहा था कुछ वैसे ही बातें कही उन्होंने। इससे पहले संसद में हंगामा हुआ, जो भारतीय डिपोर्ट करके भेजे गए अमेरिका से, उसका बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बना दिया है। अब ये जानना चाहते हैं कि ये जो बाहर भेजे गए हैं, वैसे तो विदेश मंत्री ने बताया कि हर साल भेज जाते हैं, लेकिन इस बार इतना हंगामा हो रहा है, इसे क्या बेरोजगारी की समस्या माने, इससे मोदी ट्रंप की दोस्ती जोड़ के देखें, या इलीगल ट्रैवल एजेंटों का जो जाल फैला हुआ है वो भोले भाले मासूम लोगों को फंसाकर विदेश भेजते, वो माने, कौन सी समस्या है ये, और क्या सरकार के लिए एक तरह से चिंता की बात है क्या? देखिए, सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि इलीगल तरीके से जब कोई व्यक्ति देश छोड़ता है और किसी देश में एंट्री करता है, वो चिंता का विषय है। जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है वो चिंता का विषय है। यहाँ तो चलिए लोग पकड़े गए हैं और देश को वापस किए गए हैं और वो सकुशल अपने कंट्री वापस आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका इनका रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं और वो मिसिंग होते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली रशिया में कुछ लोगों को जबरदस्ती का सैनिक बना के यूक्रेन भेज दिया गया और यूक्रेन से कुछ लोगों को सैनिक बना के फ्रंट लाइन पे भेज दिया गया। तो इस तरीके के जो इलीगल ट्रैफिकिंग वाले जो लोग हैं और जो इन लोगों के माध्यम में फंस के वहां जाते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है। उनको इसका निर्मूल नहीं, ये तो ठीक है तपोष पाल जी, लेकिन ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। तपोष पाल जी, विपक्ष कह रहा है जब मोदी जी और ट्रंप साहब की दोस्ती इतनी अच्छी थी पहले से भी, उसके बाद जिस तरह से उनको लाया गया, वेड़ियां डाल के, पैरों में हथकड़ियां डाल के उनको लाया गया, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, वो कहीं ना कहीं एक अपमानजनक लग रहा है लोगों को कि भारतीयों के साथ ऐसा किया जा रहा है, जबकि वो जो है बेरोजगारी की समस्या थी, इसकी वजह से वहां गए थे, ये विपक्ष कह रहा है। देखिए, वो विपक्ष जो कह रहे हैं वो एक नए तरीके के परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसके क्राइम जोन में आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको तोड़े हुए लोग वो व्यक्ति हैं। हमारा वक्तव्य ये है कि अगर आपको देश छोड़ के जाना है, बाहर नौकरी करने जाना है, देयर इज अ वे टू डू दिस। उसके लिए विदेश मंत्रालय ऐड भी देती है कि आप गलत एजेंटों के दायरे में मत फंसिए। एक जो लौट के आए हैं वो इस समय एक वक्तव्य दे रही थी एक महिला कि मैंने 1 करोड़ रुपए खर्चा कर डाले हैं। आप बताइए, वीजा लेने में 1 करोड़ रुपए लगता है क्या? तो इस तरीके से जो इलीगल लोगों के, और देखिए दुबई से कॉल आते हैं, उसके बाद कतर से कॉल आते हैं, श्रीलंका से कॉल आएगा आपको, बांग्लादेश से कॉल आएगा कि हम आपको विदेश पहुंचा देंगे और इस तरीके से पहुंचा देंगे। उस लूप में लोग फंसे हैं और उसके बाद इस तरीके से होता है। देखिए, दोस्ती ठीक है, दोस्ती तो है ही है, लेकिन दोस्ती इलीगल चीजों पे थोड़ी ना है। अगर कोई व्यक्ति उस देश का कानून तोड़ा है तो वो वहां के जेल जाएगा, ये तो अच्छी बात है। वो कम से कम भारत को वो लौटा दिए हैं। सऊदी वगैरह में जो इलीगल तरीके से पहुंचे हुए, उनका गला काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप मिडिल ईस्ट में जो इस तरीके के जो होते हैं, और कई जगहों पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चलते लोग मिसिंग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स ट्रैफिकिंग में इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े शेख आते थे और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करते थे हैदराबाद में, और उसके बाद वो वापस चले जाते थे। वो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो इस तरीके के कई चीजें हैं। इट इज बेटर कि दीज पीपल हैज केम बैक टू द होम वेरी सेफली। हाँ, तरीके में थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो विदेश मंत्रालय उस पर काम कर रहा है, वो उसको रेस करेंगे और उस पर उठाएंगे। उसी तरीके पे सवाल उठ रहे हैं तपोष पाल जी। शाकिर अली साहब हमारे साथ हैं। शाकिर अली साहब, आवाज आ रही है? शाकिर अली साहब, आवाज आ रही है? नवीन दुबे साहब, आवाज आ रही है? लगता संपर्क कटा हुआ है। नवीन दुबे साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। नवीन दुबे साहब, ये जो विदेश से जो भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं, 104 भारतीय आए हैं और हर साल आते हैं, ऐसा विदेश मंत्री ने कहा है, आंकड़े दिए हैं, तो ये समस्या जो है तो हर साल की है, तो विपक्ष इसको क्यों मुद्दा बना रहा है इस बार जो है? क्योंकि वीडियो आ गया है, या मोदी ट्रंप की दोस्ती के नाम पर बीजेपी कह रही है इलीगल कोई तरीके से जाएगा, हमारे देश में भी आता है, हम भी उसको बाहर भेजते हैं, तो इसको इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा बनाना क्या ठीक है क्या? पांडे जी, देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 11 साल की मोदी सरकार होने जा रही है और इन 11 सालों में देश में बदला क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर कुछ बदला है
तो सबसे ज्यादा चीज क्या है, महंगाई बढ़ी है। आपका डॉलर के सामने रुपया धराशायी होकर, नतमस्तक होकर बिल्कुल शरणागत हो गया है बुरी तरीके से। वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने गिर पड़े हैं नीचे बिल्कुल जाके। अब आप कहते हैं वहां जाते हैं यूएस में, आप वहां पे हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प, भारत में इतना बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कराते हैं, देश की तमाम जनता का जो पैसा वही आप खर्च करते हैं, और उसके बाद आप कुछ बदल नहीं पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इस देश के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट, और ये वो लोग नहीं है कि जो स्किल नहीं है या इनको अपने काम के तरीके नहीं आते, एक्सपर्ट्स हैं। ये अपने को बेटर करने के लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए जो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है देश में, तो वो बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो जितने भी लोग इस तरीके के इस देश के अंदर हैं, जो ऐसी साजिशें करते हैं और इनसे पैसा लेके भेजते हैं, तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, फॉरेन मिनिस्ट्री और ये सब क्या सोते रहते हैं? आप कहते हैं कि साहब, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था और ये किसी भाजपा नेता ने जयशंकर ने बयान दिया कि सब 2009 में भी वापस आए, 10 में भी ऐसे आए। क्या मतलब, अगर वही टाइम कांग्रेस में हो रहा तो वही आप में हो रहा, तो अंतर क्या है? आप तो ये कहते हो साहब हम बहुत अलग हैं और नेहरू जी के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप ये बोलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने परिवर्तन क्या किया? देश की जनता को हासिल क्या किया? केवल 5 किलो राशन 11 साल के अंदर, इसके अलावा क्या दिया आपने? आप इंफ्रा पे फेल हो चुके हैं बुरी तरीके से। दूसरी चीज आती है, मैं इसी मुद्दे पे रहूंगा, पैरों में बेड़ियां डाल के छोटे छोटे देश, जो मैं सांसद संजय सिंह को सुन रहा था आम आदमी पार्टी के, आप अपना प्लेन भेज देते कि भाई ऐसा एयर इंडिया की रेगुलर फ्लाइट है वहां पे जो अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, यहाँ पे 15-16 घंटे की फ्लाइट होती है, आप भेज देते, अपने सेना का कोई विमान भेज देते, उनको लेके आता सम्मान से, वो अपने देश के नागरिक। और ये तो देश को शर्मसार करने वाली स्थिति हो गई है विश्व के सामने। जैसा भारत जैसा देश जो अपने आप को कहता है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं, कहाँ है आप? आपको लोगों को हथकड़ी बांध के उन्होंने अपने विमान से भेज दिए यहाँ पे, और अब आप कह रहे हैं सब दलीलें दे रहे हैं कि कांग्रेस सामने ऐसा हो। कांग्रेस के समय में मुझे याद नहीं है कभी ऐसा इस तरीके से हथकड़ी बेड़ी डाल के किसी भारतीय को बाहर से डिपोर्ट किया गया हो। आप करते क्या रहे भाई? और अब आप 12 तारीख को फिर अमेरिका जाने की तैयारी में। इस देश का मान सम्मान रखिए, आप अपने पर्सनल रिलेशन बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन वो पर्सनल रिलेशन देश की कीमत पे बनाए जा रहे हैं। आप पैसा देश का खर्च कर रहे हैं। आप कम से कम एक बार तो बात करते डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई इस तरीके से, वो तो कहा है, विदेश मंत्री ने कहा कि हम बात करेंगे उनसे जो है इस आप बारे क्या में। करेंगे? जब सब कुछ लौटा के होश में आई तो क्या किया? आपके देश की बेइज्जती हो गई, अपमानित हो गए। वहां पर अमेरिका के एयरपोर्ट पर जिस तरीके से ट्रीट किया गया युवाओं को, ठीक है, एक अच्छी तस्वीर कहेंगे? ये मोदी सरकार की सफलता कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, पूछते हैं इस पे। एक चीज और कहूंगा पांडे जी, देखिए रोजगार से संबंधित मामला है। आपके देश के अंदर आपने जो आरक्षण की बेड़ियां डाल रखी है ना प्रतिमाओं के पैरों में, वही इनको विचलित करती है। ये जब हताश हो जाते हैं कि यार हमें कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, सऊदीया जाते हैं। सऊदीया में यहाँ से तमाम एजेंट ऑपरेट कर रहे हैं। क्या मॉनिटरिंग कर रही है आपका गृह मंत्रालय? क्या कर रही है आपकी आईबी और सीबीआई? केवल विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा दिया इन सारी एजेंसीज को आपने, बाकी छोड़ दिए सबको। ठीक है, क्राइम रेट आप कम नहीं कर ठीक है, क्राइम रेट है और एजेंसियां हैं, एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, वो कुछ और काम करें। तपोष पाल जी, देखिए अभी एक ही जहाज आया है, 104 भारतीय आए और इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी बहुत सारे बड़े कई लोग आने हैं, लाखों लोग बताए जा रहे हैं जो अमेरिका में पकड़े गए हैं। करीब 18,000 का आंकड़ा तो आ चुका है। ये बता 6 लाख लोग करीब ऐसे हैं जो बिना कागजों के अमेरिका में रह रहे हैं, भारतीय। अगर वो सब डिपोर्ट किए गए, सब एक एक जहाज से ऐसे लाए गए, तो ये बहुत बड़ा सीन बन जाएगा बीजेपी के लिए, और उस समय आप लोगों को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे दुबे साहब सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे बाकी लोग भी पूछेंगे सवाल आपसे। नहीं, नवीन जी, ये सीन नहीं बनेगा। ये उन युवाओं को एक सीख मिलेगी कि जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं विदेश जाने के लिए और गलत तरीका अडॉप्ट करते हैं विदेश जाने के लिए, ये उन युवाओं को सीख है। नहीं तो क्या होता है, ये जो लोग जो इलीगल तरीके से वहां बैठे हुए हैं वो इंस्पिरेशनल बन जाते हैं उन युवाओं के लिए भी, स्पेशली जो अपनी क्षमता पे, अपने कैपेबिलिटी पे वहां जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि कहाँ पे, ऐसा नहीं है सुंदर पिचई वहां पे है, और इतने बड़े गूगल से लेके जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी उनके सीईओ जो हैं भारतीय, उनको डिपोर्ट किया है क्या? उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया है। आप भारत का सम्मान किन लोगों पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जो चोर उचक के तरीके से वहां पे कहीं से फांद के, दीवार फांद के वहां पहुंच गए हैं।
दुखद इस बात का है, देखिए हर एक जगहों पे आप भारत के संसद में देख लीजिए, मोदी जी इंस्पिरेशनल है, वो अलग तरीके के पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन वहीं पर संजय सिंह जैसे लोग हैं जो कि मेज पे चढ़ जाते हैं। तो आप किसको इंस्पिरेशनल मानते हैं? दोनों ही नेता हैं। तो राजनीति करने का तरीका, राजनीति किस तरीके से होती है, किस तरीके से देश के लिए काम किया जाता है, ये अलग अलग विषय है। आप किसको इंस्पिरेशनल मान रहे हो वो बड़ी चीज है। कोई व्यक्ति जो कि गलत मानसिकता का व्यक्ति है, उसने गलत तरीका अडॉप्ट किया है, गलत जगहों पे जाके अपने आय को ढूंढ रहा है, वो उसको अगर वहां की सरकार डिपोर्ट कर देती है तो वो तो गलत जो करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी महोदय अभी कह रहे थे कि हमने किया क्या है। सर हमने बहुत कुछ किया है, मैं बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ एयरपोर्ट 2014 में 74 हुआ करते थे, 2024 में 157 है, 157 है, 25 करोड़ लोग। देखिए बीच में मत बोलिए, शिष्टाचार रखिए। आप जब बीच में बोल रहे थे तब मैंने बीच में नहीं बोला था। सुनने की क्षमता लेके आइए, सुनने की क्षमता सुनिए। नहीं सुनिए, आप देखिए 25 करोड़ लोग जो कि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, वो मिडिल क्लास में है। उन मिडिल क्लास के लोगों को सपोर्ट देने के लिए हमारी सरकार ने किस तरीके से इस बार 12 लाख रुपए का एग्जम्पशन दिया है। आप देखिए उनको रोकिए, वो बीच में ना बोले। दुबे जी अभी आ रहा, सुन तो लीजिए एक बार वो क्या कहना चाहते हैं। तपोज जी सुनिए, उनको सुनने के लिए कहिए कि बीच बीच में बोलते रहेंगे तो फिर डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, फिर आप ही बोलते रहिए। फिर देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि 25 करोड़ लोग जो कि अब मिडिल क्लास में आए हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर ग्रोथ इकोनॉमी। उसको रिलीफ देने के लिए 8th पे कमीशन आया है। और 2013 में जो 2 लाख रुपए टैक्स एग्जम्पशन हुआ करता था, आज 2025 वो मैं आऊंगा। तपोज पाल जी, दिल्ली में आप लोग जीत रहे हैं, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, इस पे मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद, इस पे आऊंगा। एक रिएक्शन शाकिर अली साहब देना चाहते हैं। शाकिर अली जी आवाज आ रही है आपको? शाकिर अली साहब आवाज आ रही है? ठीक है, नवीन दुबे जी बोलिए। देखिए 2-3 चीजें, अभी तपोज जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं एक ही बात कह रहा हूं। वोट तंत्र के लालच में, वोट के लालच में 11 साल आपको होने जा रहे हैं, आप आरक्षण की समीक्षा नहीं करा पाए, जो मोहन भागवत जी ने एक बार कहा था। करिए ना भाई, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हो। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आपने सुंदर पिचाई का नाम लिया, भाई साहब सुंदर पिचाई अगर भारत में रह रहे होते तो ब्राह्मण आदमी हैं, आरक्षण की मार झेलते हुए आज कहीं बाबू भी नहीं होते वो, आप समझिए। और जब उनको लगा कि भारत में हमारी क्वालिटी को यहीं से IIT में पढ़ाई किया है तो उनको बाहर जाना पड़ा ना। और सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई एक नहीं है, सैकड़ों नाम है। तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं जो टैलेंटेड है, क्वालिफाइड अच्छी तरीके से, उनको बाहर की जो सरकारें हैं, यूएस की सरकारें ने स्कॉलरशिप दे के अपने आप बुलाया और पढ़ा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी। नहीं, लेकिन नवीन दुबे साहब, जिस तरह से राजनीति चल रही है, कांग्रेस और विपक्ष जो है आरक्षण की राजनीति करता है, वहां तो बहुत मुश्किल है ना बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा संसद में, उन्होंने कहा हमने गरीब परिवारों को जो है 10% आरक्षण दिया, और वो जो उस पर विपक्ष ने रोड़ा खड़ा किया, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। मैं उसके भी फेवर में नहीं हूं। मैं देखिए बड़ी स्पष्टता के साथ नीरज जी कहूंगा, नवीन जी, भारत के अंदर आप क्लास 3, क्लास 4 में दबा के आरक्षण 100% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक आधार पर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग लोग नहीं होते हैं। क्लास 1, क्लास 2 में आप आरक्षण दे रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप आरक्षण दे रहे हैं, मेडिकल में आप आरक्षण दे रहे हैं, जहां लोगों की जान का सवाल है। और मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी आरक्षण के समर्थक हैं। अपने यहाँ जितने बाबू रखने हैं, जितने भी पीएमओ में कर्मचारी रखने, 100% आरक्षित रख दें। ठीक है, आपने आरक्षण का सवाल उठाया, एक अलग मुद्दा चला जाता है। राजनीति देश की ऐसी है। नवीन दुबे साहब, हमारे अतुल सिंघल जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनकी राय लेते हैं। सिंघल साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए। सिंघल साहब, जिस तरह से जो अमेरिका से जहाज आया, बेड़ियों में हिंदुस्तानियों को जो जिस तरह से रखा गया था, उसको जो तस्वीरें आई वो विचलित करने वाली थी, और उसको लेके मुद्दा बना, संसद में हंगामा हुआ। बीजेपी कह रही है गलत काम किया था तो उसकी सजा मिली, विपक्ष कह रहा है ऐसा कोई गलत काम नहीं था, बेरोजगारी की समस्या थी, वो चलेगा इलीगल तरीके से। अब उनको जो है अगर लाना था तो सम्मानजनक तरीके से लाना चाहिए था। आपको क्या लगता है, उन्होंने गलत काम किया, या बीजेपी जो कह रही अपना स्टैंड ले रही गलत काम किया तो सजा मिली? ठीक है, ऐसा है कि अगर कानून तोड़े जाते हैं, हर देश के अपने कानून हैं, और भारत ने भी ये भी डिपोर्ट किया है जो रोहिंग्याज हैं, उनको यहाँ से काफी लोगों को भेजा गया है, और खुद तमाम पार्टियां बोलती हैं कि रोहिंग्याज हैं तो उनको जाना चाहिए।
ये तो एक पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम है कि जो भी अपने से ज्यादा विकसित देश हैं दूसरी तरफ वहां पे लोग जाते हैं। अगर अवैध रूप से कोई लोग रह रहे हैं तो कोई भी देश उसको स्वीकार नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो भी इसकी इजाजत नहीं देते। तो निश्चित तौर पर अगर अमेरिका ने अपने यहाँ अवैध रूप से रह रहे लोगों को भेजने का काम किया है, वही काम भारत सरकार म्यांमार भेजने का काम कर रही है, तो इसके अंदर कानूनी तरीके से तो कोई भी गलत नहीं है। अगर उनको, जैसे आपने बताया कि मैंने तस्वीरें नहीं देखी हैं, बेड़ियां बांधकर अमानवीय तरीके से लाया गया है, तो निश्चित तौर पर उसका जो है हाँ, इस तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो तरीका है, अगर ट्रंप के साथ से दोस्ती थी मोदी जी की, तो कम से कम इतना कर सकते, जहाज भेज देते और अपने लोग वापस ले आते सम्मानित तरीके से। ये सवाल उठ रहा है। जहाज तो देखिए, जहाज तो जो पता चला है कि सेना का जहाज आया है और खुद जो है आज विदेश मंत्री ने बयान दिया कि 2012 से ये सिस्टम चल रहा है, 2012 में भी ऐसा हुआ और उसके बाद भी लगातार होता रहा है। लेकिन वही सवाल ये है कि अगर बेड़ियों में जकड़ के, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो वॉशरूम भी गए और उनको दूसरा ब्रेक भी दिया गया। अब क्या सच्चाई है इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमानवीय तरीके से लाया गया है तो वो तो कोई भी कानून इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा कि अमानवीय व्यवहार किसी के साथ भी अपनाया जाए। हमारे यहाँ तो अगर मतलब जानवर भी होते हैं तो उनको भी एक तरीका, उनके साथ भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब मेरा जो अभिप्राय है कि अमेरिका ने भेजा वो कोई गलत नहीं, भारत भेज रहा है यहाँ से अपने लोगों को। हम भी मांग करते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अमेरिका के लिए अगर वहां पर अवैध तरीके से कोई लोग रह रहे हैं तो उनके लिए घुसपैठिए हैं। ठीक है, लेकिन सवाल अगर तरीके का सवाल है, तरीके का तरीके सवाल से तो जी। शाकिर अली साहब, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शाकिर अली साहब, देखिए, जो अवैध तरीके से गया था उसको अवैध भेजा जाएगा। हर देश करता बता रहे हैं कि भारत भी भेजता है, जो बांग्लादेशी आते हैं या बाकी देशों से आते हैं लोग जो पकड़े जाते हैं उनको भेजा जाता है। तो इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा कि किसी भी चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भारत एक बहुत ही महान और बहुत ही सहिष्णुता वाली, प्यार मोहब्बत वाला देश है। इसलिए हमारे साथ किसी भी कीमत पे अगर भारतीयों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए हमें आंखें टेढ़ी करनी होगी। हाँ, अलग बात है कि अमेरिकन कल्चर और हमारे कल्चर में फर्क है। हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, दूसरी तरफ हम ब्रह्मा जी में यकीन रखते हैं, तो हमारे लिए पूरा विश्व एक समान है। लेकिन अपने आप को जबरदस्ती विश्व गुरु कहना, अपने आप को सबसे बड़ा वर्ल्ड का लीडर कहना और इनकी लड़ाई विश्व गुरु कहने में कानून तोड़ने वाली बात कहां से आती है? विश्व गुरु तो एकेडमिक्स है, दिमाग है और खोज है, रिसर्च है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कानून तोड़ने वाली बात कहां? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोगों के लिए कि कुछ भी बात हो तो 2013 के पहले की बात करते हैं, तब ऐसा हुआ था। मैं कहता हूँ 2013 में तो भारत इनके हिसाब से नष्ट था, भारत था ही नहीं। भारत तो इन्होंने खुदाई में निकाला है। जिस प्रकार आज भी इनकी सेना, इनकी पुलिस, इनके मुख्यमंत्री धरती में खुदाई में लगे हुए हैं। डेवलपमेंट पे बात नहीं करना, देश की इज्जत पे बात नहीं करना, एजुकेशन पे बात नहीं करना, भविष्य पे बात नहीं करना। सिर्फ कांग्रेस ने ये किया था। अब महाभारत में कई करोड़ लोग मर गए तो आप आज भी कई करोड़ लोग को मार दो। ये बेवकूफी वाली बात छोड़ करके इंटरनेशनल लेवल में हमारी जो बेइज्जती हो रही है, उस बेइज्जती को ये किसी प्रकार भी रोके और भारत की इज्जत को किसी तरह धूमिल होने से रोके। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से, इम्पोर्टेड गाड़ी में घूमने से, इम्पोर्टेड कपड़े पहनने से इंसान बड़ा नहीं होता है। बड़ा इंसान अपने विचारों से होता है, अपने मानसिकता से होता है। और मैं अपोजिशन में होने के नाते, एक कांग्रेसी होने के नाते मैं ये अपील करूंगा, सविनय निवेदन करूंगा कि हमारे भारतवासियों को, चाहे वो अवैध ढंग से चले गए थे वो तो गलत था, लेकिन लाने का तरीका इतना बुरा है, उस तरीके पर आवाज ना उठा के उल्टी बात करेंगे कि 2012 में ऐसा हुआ था, 11 में, ये शर्मनाक बात है। और बेशर्मी की हद ना पार करें। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इज्जत जो बरकरार थी, जिस बापू को आज भी G20 के लोग आकर के चरण स्पर्श करते रहे समाधि पे सबसे पहले, उस बापू के नाम को धूमिल ना करें। मैं मानता हूँ कि बापू के हत्यारे हैं, आज ये कहने की बात नहीं है। ये अंग्रेजों से मिले हुए तलवे चाटने वाले लोग हैं, लेकिन आज भारत इस पोजीशन पे नहीं है कि इन्हें तलवा चाटने देगा। आज भारत बहुत ही मजबूत है और इनका अपोजिशन भी बहुत मजबूत है। इसलिए हिंदू मुस्लिम जात पात छोड़ के इंसानियत और भारत के सम्मान की बात को आगे करें। ठीक है, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। बीजेपी से छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और
ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार स्वागत है आपका। आज बात कर रहे हैं संसद में जो हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जो भाषण दिया, जोरदार तरीके से उन्होंने विपक्ष पर हमला किया, खासकर कांग्रेस को निशाना साधा। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कांग्रेस में फैमिली फर्स्ट है और हमारा मॉडल है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा अंतर है जिसकी वजह से हम लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन विपक्ष सवाल पूछता है फिर अमेरिका से इतने संबंध अच्छे होने के बावजूद भी भारतीय बेड़ी पहन के क्यों भेजे जाते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, खासतौर से एग्जिट पोल्स आए हैं जो बीजेपी की जीत की मुनादी कर रहे हैं। क्या ये सच होने वाला है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने कुछ खास मेहमान एक बार फिर चलते हैं। तपोष पाल जी नेता बीजेपी के, शाकिर अली साहब है नेता कांग्रेस के, नवीन दुबे साहब है राजनीतिक विश्लेषक और अतुल सिंघल साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। तपोष पाल जी, जिस तरह से शाकिर अली साहब कह रहे थे, देखिए आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने संसद में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, विकास के मोर्चे पर देश बहुत आगे बढ़ा है और विकास का तरीका बदला है, बहुत फास्ट अब विकास होता है, योजनाएं लटकी नहीं रहती। क्योंकि हम लोग जो है नेशन फर्स्ट की पॉलिसी भी यकीन करते हैं, जबकि कांग्रेस फैमिली फर्स्ट भी यकीन करती है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, मातृभाषा में पढ़ाई हमने कराई, आपातकाल भी बात की। बलराज साहनी और देवानंद मजूर सुल्तानपुरी का उदाहरण देकर उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुद्दा उठाया। तो इन सब मुद्दों पर जो है बात करते समय जब हम ये अमेरिका से ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो बातें जो कही जा रही हैं उन पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी आप लोगों के सामने। जो देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों को एक साथ रख के इन चीजों का सलूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। देश है, देश में कई चीजें हैं और वो साथ के साथ चलती हैं, सारी चीजें पैरेलली चलती हैं, उसका सॉल्यूशन भी पैरेलली निकाला जाता है। बाकी देश के ग्रोथ में जो बाबा साहब जिस समय थे और बाबा साहब का कांग्रेस के प्रति क्या रवैया था वो आपने देखा हुआ है। वो कभी बाबा साहब को भारत रत्न देने में भी पीछे थे और किस तरीके से बाबा साहब को नीचा किया जाए और उनके जो तरीके थे उनको सबको पीछे किया जाए, उसके लिए ये हमेशा कांग्रेस वर्क करती रही है। आज जबरदस्ती कांग्रेस की मजबूरी हो गई है कि वो जय भीम बोले। 3 दशकों तक ओबीसी कमीशन जो था, ओबीसी आयोग, उसको मतलब जितने पार्टियां हैं 3 दशकों तक सारी पार्टियों के ओबीसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो ये रिक्वेस्ट करते रहे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके लिए परिवार महत्वपूर्ण था, तुष्टीकरण महत्वपूर्ण था। तुष्टीकरण इनके लिए शॉर्टकट था, भाई मुस्लिम अपीसमेंट करो, फटाक से वोट लो, चले जाओ। और इसीलिए ये इफ्तियार पार्टीज करते थे और इलेक्शन से पहले सोनिया गांधी इमाम बुखारी के पास जाते थे अप्रूवल के लिए। वो सारी चीजें बंद हो गई हैं, वो सारी चीजें बंद हो गई है। अब देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपने आप तो वाहियात बात, आप जहरीली बात कर रहे हैं। आप तो बेड़ियों पे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बेड़ियों पे बात कीजिए ना, बेड़ियों पे बात कीजिए जो आपने भारत का अपमान कर रहा है, उस पे बात कीजिए। शाकिर अली साहब अभी मौका दूंगा आपको। जिसमें अमित शाह जी बेइज्जती कर रहे थे पार्लियामेंट में, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? शाकिर साहब अभी मौका दूंगा। अम्बेडकर साहब क्या शासक बन रहे हैं जो अपने कार्य आप अपने समय में बोलिएगा। बात करते हैं, बापू की हत्या करने वाले बात करते हैं देशभक्ति की। आप जवाब दीजिए, भारतीय हमारे पेड़ी लगा क्यों लाए जा रहे हैं? आप 1945 से मत चले जाइए, आजादी हमने दिलाई, उसकी ज्ञान आपको नहीं है। आप ज्ञान की बात पर बात कीजिए, यहाँ पे आप आज की बात कीजिए। विश्व गुरु, भारत गुरु, हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट, ड्रामा छोड़ के शाकिर साहब सुन लीजिए, तो फिर मैं आपके दोबारा आता हूँ ना। फिर शाकिर साहब पूरा दोबारा फिर आता हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा। तपोष जी पूरा कर लीजिए, तपोष जी पूरा कर लीजिए। देखिए सामान्य इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हुई थी वो है बीजेपी ने सामान्य वर्ग में गरीब जो वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन बिना तनाव के, बिना किसी का हक छीने हुए और बिना एससी एसटी ओबीसी समुदाय ने इसका स्वागत भी किया है। तो ये करने का तरीका है। हर बार जब आरक्षण दिया जाता था तो देश बढ़ जाता था, उसमें रिफ्ट आते थे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उन गरीब तबकों को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है जो कि हर गांव में फैले हुए लोग हैं और इनको कोई पूछता नहीं था। तो जिसको कोई नहीं पूछता है उसको मोदी जी पूछते हैं।
और इसी के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोहार, कुम्हार, सुनार और इस तरीके के लोग जो हैं उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना और उनको डिजाइन में मदद डालना और बाजार में उनकी उपलब्धता किस तरीके से बनी रहे उसके लिए काम करना। ठीक है, ठीक है। आप जो बातें बोल रहे हैं तपोस जी, सब प्रधानमंत्री बोल चुके हैं आज, जो है सबने सुन लिया है। शाकिर अली साहब, ठीक है, दोबारा फिर आता हूं। स्टैंड अप इंडिया के ये सब योजनाएं सबको पता है। मैं इसी पे आ रहा हूं। शाकिर अली साहब, देखिए शाकिर अली साहब, प्रधानमंत्री के भाषण को फैला जा रहा है। सवाल सुन लीजिए शाकिर अली साहब, सवाल सुन लीजिए। कब तक थाली पीटेगा इंसान? शाकिर अली साहब, देखिए प्रधानमंत्री जो बार बार बात कह रहे हैं कांग्रेस को, और खास तौर पे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग जनता की जो नब्ज है वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली चुनाव दोबारा फिर एक बार हारने जा रहे हैं आप लोग। नहीं करना है, मैं स्पष्ट कर दूं, हमें बात पात नहीं करना है, हमें सत्ता में नहीं आना है। ये परिवारवाद करते हैं। जयशाह किनकी औलाद है? बाबरी पाठक किनकी औलाद है? परवेश वर्मा किनकी औलाद है? आप बात कीजिए ना। परवेश वर्मा के पिता का क्या नाम है? बाबरी पाठक की माता का क्या नाम है? अगर आपको भाषा का क्या नाम है? तो पहले भाषा अब जिनके पास पत्नी ही नहीं है, जिनके पास शादी ही नहीं हुई है, उनका क्या करेंगे भाई? आपकी औलाद नहीं है? यहाँ पे मत किया योगी जी की औलाद ही नहीं है। हाँ, आप जो है औलाद योगी जी की औलाद नहीं है। मोदी जी ने पत्नी को भगा दिया, तो क्या बात करेंगे आप लोग? परिवार की बात कैसे करेंगे? परिवार चलाना आम आदमी का बात नहीं होता है। परिवार चलाना एक पारिवारिक और सांस्कृतिक और व्यवहारिक लोगों का काम होता है। इसीलिए तो आपसे देश नहीं चल रहा है। बड़ी बड़ी बात करते हैं, विश्व गुरु हो गए, ये गुरु हो गए। अरे हाथों में चूड़ी पहन के बैठे हैं, हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हैं, इसलिए बेटी डाल के भेजा जा रहा है हमारे भाइयों को। लंबी लंबी बात करते हैं। आप तो रशिया के, आप तो इजराइल को ठीक करते हैं, रशिया की लड़ाई को ठीक करते हैं। ठीक है तपोस जी, शाकिर अली साहब, मुझे आगे बढ़ना है। बात कीजिए, चूड़ियों का पहन करके, चूड़ी पहन के बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सब बहस के मुद्दे नहीं है तपोस जी। शाकिर साहब, कहीं से गाने वाले को ले आए, कहीं से नाचने वाले को ले आए। आपका नेता ही है, मनोज तिवारी नेता है आपका? कुछ भी नहीं है भाई। गवैया को नेता बोलते हैं। आज आपके नेता क्या बोले? सोनिया गांधी वहाँ बोल के गई है कि ये थक गई। अरे सोनिया गांधी से निकलिए, सोनिया गांधी देवी है, देवी का पूजा कीजिए। बहू बेटी का सम्मान करना सीखिए। बहू बेटियों, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है शाकिर अली साहब। ठीक है तपोस जी, ठीक है, बहस जो है आगे ले जाना। नवीन दुबे साहब, मैं दिल्ली की राजनीति पे आता हूँ। दिल्ली की राजनीति में एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, तमाम एग्जिट पोल जो है, 2/3 एग्जिट पोल जो बीजेपी के बम्पर जीत का इशारा कर रहे हैं, यानी सरकार में कम से कम आ रही है। अगर पोल ऑफ पोल्स भी निकालें तब भी कम से कम 39 सीटें उनकी आती दिखाई दे रही है। आपको लगता है ये एग्जिट पोल्स जो है किन कारणों की वजह से ऐसा दिखा रही है, या बीजेपी जीतती तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? नवीन जी, एक चीज देखिए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा और भारतीय जनता पार्टी के तपोस पाल भी नहीं बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए दिल्ली की जनता अपने को जो मिलने वाला लाभ है उसको त्याग के और भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएगी। एक सिंगल रीजन नहीं है, सिंगल कारण नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि जो आप बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट पे, और उस पर भी थोड़ा सा मैं आधा मिनट बोलूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में जितनी भाजपा सरकार है साहब, सेवा योजना में रजिस्ट्रेशन कराइए, इजराइल जाना है आपको, मजदूरों को भेजना है, गरीबों को भेजना है, इजराइल भेजे। क्यों भाई? कितनी बड़ी बेइज्जती आप करा रहे हैं विश्व पटल पर देश की। कि साहब आपके पास रोजगार नहीं है, आप उनको उठा के कह रहे हैं आप इजराइल चले जाइए, वहां काम करिए। जो एरिया वॉर जोन के अंदर का आता है वहां किसी की भी जान को खतरा है। दूसरी चीज आती है, नेपाल जैसे छोटे से देश के साथ भारत के संबंध हमेशा से बहुत प्रगाढ़ और अच्छे रहे हैं। आज क्या हो रहा है आपके यहाँ? वो नेपाल के गोरखा जो हमारी सेना में भर्ती होते थे, हमारे यहाँ से हमारे लिए लड़ते थे, अग्निवीर आने के बाद अब वो सारे चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं। आप क्या उसका विजन लेके बैठे हैं? लेटरल एंट्री, जो आपकी सरकार को लोग आते थे, योग्य होते थे, अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते थे, आप उनको लेते थे तो आपकी सरकार को सही सलाह मिलती थी और सही तरीके पर आप काम करते थे। क्या हुआ? विपक्ष ने डुगडुगी बजा दी, आप डर गए। क्यों भाई? बड़े फैसले लेने की आप बातें करते थे, हम तो बड़े फैसले लेते। कहाँ लिया आपने बड़ा फैसला? नहीं ले पाए। अभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आपने बात करी तपोस पाल जी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो शर्तें लगाई हैं हम वो स्वागत करते हैं। फिर वो शर्तें SC ST रिजर्वेशन में और OBC रिजर्वेशन में क्यों नहीं है भाई?
जो लोग संपन्न हो चुके हैं दलित वर्ग में, ओबीसी वर्ग में, उनको तो अब आरक्षण से बाहर करना चाहिए ना। वो तो वोट बैंक विपक्ष चला रहा है, जाति जनगणना, जातीय आरक्षण, ये सब मुद्दे पे तो बीजेपी घिरी हुई है। नवीन जी, मैं बड़ी सीधी बात कह रहा हूँ, इस देश की राजनीति शुरू से और 75 वर्ष हो गए आज तक, और अगले 75 वर्ष बाद जो हमारी नई पीढ़ी होगी वो इसी जगह खड़ी होकर यही डिस्कशन कर रही होगी। कारण क्या है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज हुआ है। दिल्ली के चुनाव में मैं एक ही बात कहता हूं कि दिल्ली के चुनाव में परसों जो सवेरे हम और अब बैठेंगे, निश्चित तौर पर कुछ रुझान हो सकता है भाजपा के फेवर में दिखाई दे, लेकिन एक सुनामी देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी के फेवर में। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कारण एक नहीं समझ में आ रहा है। आपने क्या एक ऑरा क्रिएट कर दिया कि भाई तो फिर नवीन जी एग्जिट पोल्स क्यों इतना जोर से बता रहे हैं? आप जैसे लैंड माफिया उसमें भरे हुए हैं, आप लैंड ग्रैबिंग का काम करके रखे हुए हैं उसमें। 8 एग्जिट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है, 4 जो है वो आम आदमी की तरफ से हो गए। तो उसको बीजेपी का फायदा क्या है? इन एग्जिट पोल का फायदा क्या है? आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, आप यहाँ पे अभी तक एग्जिट पोल कभी बहुत सही साबित हुए नहीं, तुक्का लग गया तो अलग बात है। दिल्ली की जनता की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की वो सरकार है जिसने देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और इन सब के बावजूद प्रति परिवार को कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए का लाभ दिया है। जो गरीब लोग हैं, अत्यंत गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, नौकरी पेशा क्लास है, उसको आप बिजली की ही राहत दे रहे हैं। हम तो उत्तर प्रदेश से नोएडा में बैठे सबसे महंगी बिजली का भुगतान कर रहे हैं, तो वो राहत छोड़ के आदमी भाजपा के साथ चला जाएगा केवल इसलिए कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है? मुझे नहीं लगता है। मोदी जी गारंटी है ना, वो जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगे। मोदी गारंटी बहुत मोदी की गारंटी सुन लीजिए। 100 स्मार्ट सिटी मोदी की गारंटी है, कहाँ है? बुलेट ट्रेन 2022 तक चलनी थी, कहाँ है? रुपया मजबूत होगा, रुपया धराशायी हो चुका है। अर्थव्यवस्था में आप बहुत ऊंचे पटल पर जाने वाले सपने बेच रहे हैं। आप जो कहते हैं ना जीडीपी बढ़ गई है, सिर्फ चंद 5 आपके जो दोस्त हैं और आपका जो कॉर्पोरेट है उसको आपने 32% के टैक्स स्लैब से लाके 25% में खड़ा कर दिया, उनका पैसा बढ़ गया। अब वो दिखाई दे रहा है कि देश की जीडीपी बढ़ गई। आम आदमी से पूछो घर कैसे चला रहा है, इस देश की जनता कैसे जी रही है, इस पर जानने की जरूरत। और एक बात और कही थी सपोज जी ने कि भाई हमने 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर ले आई, 83 करोड़ में से वो 25 करोड़ माइनस क्यों नहीं कर पा रहे? आप मुझे ये बता दीजिए। जब बाहर निकाल लाए, उनको काम मिल गया है और वो संपन्न हो गए हैं, तो भाई साहब कब बाहर निकालोगे? माइनस करिए ना। जनता का पैसा, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फंड नहीं है तो जिसको आप खर्च कर रहे हैं 5 किलो राशन बांटने में और चुनाव जीत रहे हैं। ये रेवड़ियों की जो अनाउंसमेंट मोदी जी रेवड़ियों के खिलाफ बोला करते थे, रेवड़ियां जो मध्य प्रदेश में आप बांट रहे हो, महाराष्ट्र में बांट रहे हो और दिल्ली में बांट रहे हो, ठीक है, ये पैसा किसका है? भाजपा का है। ठीक है, सिंघल साहब, अतुल सिंघल साहब, चूंकि आप दिल्ली में ही हैं और दिल्ली की नब्ज को पहचानते हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, आपको लगता है बीजेपी की जीत की बुनियादी जो कर रहे हैं वो सही है? अगर सही है तो क्या कारण लगता है आपको उसके पीछे? देखिए, आपके चैनल पे मुझे पहले भी आप लोगों ने मौका दिया है बोलने का, और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। और एग्जिट पोल के जो नतीजे देखे उसके अंदर तो कई जगह बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए मेरे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंडर करंट है, और कुछ अंडर करंट मुझे दिखाई दे रहा है बीजेपी के पक्ष में, अगर वो अंडर करंट सही हुआ तो वास्तव में चौंकाने वाले नतीजे होंगे। आप पुराने, अगर मेरे 1 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग भी आप निकाल के देखेंगे तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि दिल्ली में कुछ चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मोदी ने एक तो जो कहा कि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी और महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, तो जो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, वो 2100 और 2500 में तुलना करते हैं। एक बात तो ये, और उनको ये भी लगता है कि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी, चाहे वो किसी भी दबाव में मोदी जी ने ऐलान किया हो, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मैं ग्रामीण क्षेत्र मैंने देखे बाहरी दिल्ली के, वहां पर काफी नाराजगी देखने को मिली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और जो मध्यम वर्ग था, मुझे ऐसा लगा कि वो भी कट्टा दिखाई दे रहा है। कल भी मेरे कई अलग अलग क्षेत्रों में जाना हुआ, लोगों से संपर्क हुआ मेरा, और जो हमारे साथ भी हमारे साथी कार्य करते हैं उनसे भी हमने जब पूछा, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है जिसके अंदर वो लोग रहते हैं, उनको चाहे कैंडिडेट का नाम ना मालूम हो, उन्होंने कहा जी इस बार तुम कमल छाप को देंगे, या कमल का मामला चल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते मुझे ऐसा आंकलन लगता है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। दूसरा, मैंने पहले भी ये कहा था कि कांग्रेस ने इस बार अच्छा चुनाव लड़ा है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो भी मजबूत रहे और बीजेपी ने भी एक बेहतर तरीके से तालमेल के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास किया है।
और इन सब बातों को देखते हुए मेरा आकलन ये कहता है कि 40 सीटें बीजेपी को आनी चाहिए। कंफर्टेबल मेजोरिटी का मतलब ये कि 36 प्लस कितनी भी आ सकती हैं। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल का नतीजे देखते हैं तो ये चौंकाने वाले नतीजे हो सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा समय बाकी नहीं रहा। अगले 36 घंटे में सारी तस्वीर मुझे लगता है नवीन जी साफ हो जाएगी। तो केजरीवाल जी के खिलाफ जो है कोई नेगेटिव वोट पड़ा है, जो है जो गारंटी है वो भारी पड़ी मोदी जी की उन पे? बिल्कुल, देखिए ये भी है। इसके अलावा जो है केजरीवाल के खिलाफ जो हम बोलते हैं सत्ता विरोधी लहर, 10 साल 11 साल वो काम कर चुके हैं और उन्होंने जो कथनी और करनी में उनके अंदर देखने को मिला, उन्होंने जिस प्रकार से अभी जहर की बात की, कोई भी पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, कोई भी समझदार व्यक्ति इस प्रकार के बयान उससे अपेक्षा नहीं किया जाता है। वो पूरा बयान मैंने भी सुना, स्पेशली केजरीवाल जी के ट्विटर हैंडल पे जाके, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा ने जहर भेज दिया था, मैंने बॉर्डर पे उस पानी को रोक दिया, वो पानी अगर आ जाता तो लाखों लोग मर जाते। इस प्रकार की जो बातें हैं वो लोगों के गले नहीं उतरती। और जो सड़कों की आपके चैनल पे ही प्रवक्ता बैठे थे, हमने कहा कि आप सड़कों के ऊपर बात करके देखिए। क्योंकि मैं रोहिणी इलाके में रहता हूं तो सड़कों की जो स्थिति है, किराड़ी, बुराड़ी या मुंडका की साइड में पानी की जो स्थिति है, वो पानी फ्री करने की बात करते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है रोहिणी की कई सेक्टर में और 1 घंटे के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो लोगों के गले नहीं उतरी और मुझे लगता है कि इसी के खिलाफ जो है वोट पड़े हैं। ठीक है, नवीन दुबे जी आपके पास आऊंगा। छोटा शाकिर अली साहब से रिएक्शन दो। शाकिर अली साहब, तो आपका जो एजेंडा था केजरीवाल जी को हराना, उसमें आप लोग कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। फिर थोड़ा वोट भी बढ़ा है कांग्रेस का, सीटें भले न मिल पा रही हो। देखिए, मैंने कई दफा कई चैनलों पे कहा कि हम एजेंडे पे काम नहीं करते, हम जमीन पे काम करते हैं। हम झूठ सच नहीं फैलाते हैं, हम जात पात नहीं करते हैं। आपने अभी हमारे काबिल मित्र भाजपा के जो नेता बैठे हैं उनसे आपने वजह पूछा बीजेपी आने का, तो उन्होंने केजरीवाल के जाने का वजह बता दिया। मैं मानता हूँ कि केजरीवाल की पार्टी स्क्रिप्टेड बाय बीजेपी थी, शुरू से इन्होंने ही प्रमोट किया, इन्होंने ही लाया था, क्योंकि बीजेपी वालों की हैसियत नहीं कि कांग्रेस पार्टी से डायरेक्ट सामना कर सके, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। इन्हें किसी न किसी कंधे पे तीर चलाना होता है। इनके पास कारण पूछे क्यों आ रहे हैं, तो ये कारण नहीं पता। ये पूरे देश में जुमला बोल रहे हैं, पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं। पूरे देश में जिन्होंने जहर फैला के रखा है, वो जमुना के जहर फैलाने पे बोल रहे हैं वो दिल्ली हार रहे हैं। इनकी बातें अपने आप में बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये अलग बात है कि 1 महीना पहले इनको पता चल गया था कि सरकार आ जाएगी, क्योंकि 1 महीना पहले ये लोग प्लान कर लेते हैं। जिस तरह हरियाणा में ये बहुत औचक रह गए, अनारस सरप्राइज रह गए, इसी तरह दिल्ली में भी नहीं ये झटका लगने वाला है कि इनकी सरकार आ गई, ऐसा ये कह रहे हैं। और ऐसा तो आप क्या बोलेंगे इस बार? बोलेंगे ईवीएम को बहाना बनाएंगे आप लोग फिर इस बार? नहीं, बहाना नहीं है। ईवीएम तो एक टचेबल चीज है, हार्डवेयर है, वो छुआ जा सकता है। जब अपने मोबाइल से आपको मैसेज भेज सकते हैं, आपको आई लव यू और आई हेट यू लिख सकते हैं, तो वहां पे कुछ किया जा सकता है। वो भी एक हार्डवेयर चीज है, बिल्कुल करते हैं ये लोग। लेकिन हर बार नया सिस्टम करते हैं और उस सिस्टम बनाने के पहले ये जात पात फैला देते हैं। जैसे दिल्ली के चुनाव में पूरे दिन सीलमपुर बाबरपुर ओखला बना के रखा जनपुरा, ताकि लोग देखते रहे कि भाई देखो मुसलमान कितने बुरे हैं, और ये करके अपना काम ये गणित बैठा लेंगे, फिर बताएंगे तो लोग कहेंगे चलो यार कम से कम इतने बुरे लोगों को तो दूर कर दिया। इनकी प्लानिंग देश को फिर से अंग्रेजों के शासन में लाने की है, क्योंकि उसके तलवे को चाट के ट्रेनिंग। ठीक है शाकिर साहब, कितनी सीटें आ रही कांग्रेस के आपके अंदाजे के हिसाब से? बापू की हत्या की है। शाकिर साहब, कितनी सीटें कांग्रेस मान के चल रही जीत जाएगी जी? कांग्रेस कितनी सीटें मान के चल रही दिल्ली में जीत जाएगी? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, कितनी सीटें नहीं ला रही, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर सरकार नहीं बनी तो समझिए कि दोबारा से कुरुक्षेत्र बन गया, दोबारा से अन्याय हो गया। एक बात तो हरियाणा में इन लोगों ने किया, लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने वाले उस बिटिया को हम लोगों ने विधायक बनाया, और इन्होंने क्या किया, एक रेपिस्ट और बलात्कारी के बेटे को टिकट दे दिया। ठीक है, ये बात करते हैं परिवार। ठीक है, चलिए वो बातें पुरानी हो गई हैं। नवीन दुबे साहब, एक तो कांग्रेस सरकार बन रही है, शाकिर अली साहब इस पे तो खैर सबको हंसी आएगी, ठीक है, पार्टी के नेता है तो अपना बयान देंगे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बम्पर जीत रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल्स का जो निचोड़ है उसकी 3-4 बातें मैं आपको बता देता हूं कैसे उसको आप देखते हैं। जो बजट आया, जो मिडिल क्लास को जो बजट आया, दिल्ली में 65% जो है करीब जो वोटर वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, उसको बम्पर फायदा पहुंचाया। और आखिरी के 2 दिन में इलेक्शन ट्रेंड पकड़ा है, बदला है। जो लोग थोड़ा कंफ्यूज थे बीजेपी या केजरीवाल साहब, वो आखिरकार बजट देखने के बाद जो उनको लगा कि नहीं मोदी जी के साथ जाना चाहिए, और जो गारंटियां भी उन्होंने कही वो भी एक बड़ा असरदार ये कहा जा रहा है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है? नवीन जी, देखिए ऐसा 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो बजट आया, बजट के साथ में एक चीज और कही थी वित्त मंत्री ने, उन्होंने ये कहा था कि हम इसके ऊपर एक बिल लेके आ रहे हैं। वो समझ नहीं पाए ना लोग, हो सकता है आगे उसमें कुछ झोल हो, लेकिन अभी समझ नहीं पाए। दूसरी चीज आपने कहा कि साहब 4 लाख तक 5% टैक्स है,
4 लाख से ऊपर 10% टैक्स भी जरा तपोस पाल जी समझा दें कौन सी स्कीम थी भैया बजट की। केवल झूठ बोलना, दूसरी पहली चीज। दूसरी चीज, ये एग्जिट पोल से इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि जनता अपना माइंड प्रिपेयर कर ले, और कुछ नहीं है। ये जनता माइंड प्रिपेयर कर ले कि भाई ये एक्सेप्ट हमें करना है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, इस तरीके का बिहेवियर केंद्रीय चुनाव आयोग को पिछले आजाद भारत के किसी भी चुनाव का आप ले लीजिए, ऐसा रहा है? और उसके बचाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद के उतर रहे हैं। कैसा चुनाव आयोग है भैया? किस तरीके से वो बिहेव कर रहा? प्रवेश वर्मा के खिलाफ एविडेंस के साथ में जब कंप्लेंट दी गई है, आप सुन नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग जितवा रहा है बीजेपी को, ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर ये सभी जगह हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ये तो 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जनता ने जो झटका दिया, इनकी जो भी सेटिंग नहीं, जो भी नहीं, सब धराशायी हो गई। और यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी सारी सेटिंग, ये हार जो हो रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, उसमें कहीं ना कहीं 18 फरवरी को रिटायर होने वाले वो सज्जन भी होंगे, उनका भी कम से कम चेहरा देखने काबिल होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता ने एक तरफा मूव किया है। ये मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता जब देती है ना तो बम्पर वोट करती है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि पिछले सालों में जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन्होंने हर बार आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा कमतर बताया है, घटा के दिखाया है, तो ये हो सकता है, आपकी बात सही है। तपोस पाल जी, देखिए मामला कांटे का है और बजट एक बड़ा इम्पैक्ट डालता था, लेकिन केजरीवाल जी की योजनाएं जी थी, वो उसका असर तो जो है लोगों में दिखा है काफी ज्यादा। देखिए, ये आज भी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज भी इंडी गठबंधन में है, और ये एक दूसरे को इसीलिए गाली देना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इनको मालूम था कि एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार दिल्ली की जनता मन बना चुकी है इनको हराने का। इसीलिए अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए और किसी तरीके से कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए अपने ही जिस दल में ये है इंडी गठबंधन में, उसी में ये जो है गाली देना शुरू कर दिए हैं। देखिए 8th पे कमीशन वो भी लागू किया गया है, और मैं बताऊं 2013 में 2 लाख रुपए था टैक्स एग्जम्पशन, और 2025 में अभी जो बजट आया उसमें 12 लाख कर दिया गया है। अब इसमें नो टैक्स है। उस समय डॉलर क्या तो जितने लोग टोटल टैक्स देते हैं उसमें से 87% लोगों को आप निकाल दीजिए। महंगाई कितनी थी और आज तो इतना बड़ा निर्णय लेने की क्षमता वो केवल भाजपा में ही है। सिंपली अब देखिए ये बीच में बोलेंगे जरूर, लेकिन इनकी मतलब सुन लीजिए एक बार। अब देखिए आप उनको राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं दोबारा पुरानी कहानियां सुना रहे हैं, उस समय ये था, उस समय अरे आपके समय में क्या हुआ? उन्होंने कभी भी एयर पोल्यूशन बीजेपी जीतने कूड़े के ढेर पे बात नहीं किया। उन्होंने कभी भी जो पानी में पोल्यूशन है उस पे बात नहीं किया। एक चीज मजे की बात यहाँ पे ये है, कूड़ा उन्होंने हटाया है वहां से, कम किया, दिल्ली की जनता देख रही है। देखिए बुरी तरीके से इस बार हारेगी आम आदमी पार्टी। दोनों पार्टियों की हालत देख लीजिए। ये परिस्थिति से जो है भाजपा को भला बुरा बोल रहे हैं, लेकिन इनसे दाल गलने वाली नहीं है। और भाजपा 50 से ऊपर की हमारी और आप जितना चिल्लाना हो चिल्ला दीजिए। सारे बोलेंगे तो आवाज आएगी नहीं, कोई सुन नहीं पाएगा क्या बोल रहे हैं। और शाकिर अली ये कांग्रेसी है, तो आप देखिए चुनाव तो निकल चुका है, अब कोई फायदा नहीं इस तरह के बयानबाजी का। अब तो सीधे रिजल्ट आना है। को नाले का पानी कहते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? उत्तर प्रदेश की गंगा जमुना तो भैया है, और दिल्ली की जमुना नाला है। जनता दे चुकी है वोट, आप जा रही है। योगी आदित्यनाथ आप हृदय सम्राट बोलते हैं कि जमुना नाला का पानी कैसा बदबू दे रहा है, अच्छा पानी चाहिए अपने माँ और बहन। ठीक है अतुल सिंघल साहब, एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए दिल्ली के नतीजे आते हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी जीतेगी, अगर वही होता है तो ये तो कांग्रेस के लिए भी खुशखबरी होगी। तो फिर देश की राजनीति जो है इंडिया गठबंधन के बरक्स बात करें तो राहुल गांधी एक बार फिर अपर उसमें आ जाएंगे, जो केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं उनको खिसका दिया था। देखिए निश्चित तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो एक तरीके से इनका बिस्तर गोल हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सभी राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश की, पंजाब में सरकार जरूर बना पाए, लेकिन दिल्ली में हारने के बाद
जो ध्रुवीकरण है या इसके जो मेन केंद्र में है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल चूंकि कोर्ट के अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं, तो पार्टी को एक रखना बड़ा मुश्किल होगा। चुनाव से ठीक पहले इनके जो 8 सिटिंग विधायक हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इस प्रकार का सिलसिला मुझे लगता है चल सकता है। और जो बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे नूरा कुश्ती का विषय, मैंने इस बात को पहले भी कहा था। आम आदमी प्रवक्ता नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर हाथ मिला लेंगे। महंगाई पर आप बोल नहीं पा रहे हो, अगर डॉलर एक पर आप तरफा बोल नहीं पा मामला रहे हो, होता है तो कांग्रेस के लिए स्थिति बन जाएगी दोबारा से खड़ा होने के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितना भी वोट बैंक किया है वो सारा का सारा कांग्रेस का वोट बैंक लिए है। बीजेपी का अपना वोट बैंक फिक्स है 40%। जी, जो सच्चाई है बोलने की हिम्मत लाइए अपने अंदर। कब ये नहीं तक चापलूसी करेंगे भाजपा की? आप मुझसे बात कर रहे हैं, नवीन दुबे कहते हैं मुझे। ठीक है दुबे जी 30 सेकंड में बताइए, 30 सेकंड में बात रखिए दुबे साहब। बोला तो मैं बिल्कुल काउंटर दूंगा। 30 सेकंड में 30 सेकंड दुबे जी 30 सेकंड में बात रखिए। सिंपल सी बात है, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का चीरहरण मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। और अगर यही क्रम चलता, हमने तो देखा है ना चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम भाई। लेकिन बाद में बीजेपी आई वहां पर चंडीगढ़ मेयर जिता लाई। मेयर चुनाव, अरे अभी का नहीं, पिछला चुनाव देखिए ना। पिछले मेयर चुनाव में क्या हुआ था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा। आप जिस तरीके से, ठीक है, लेकिन देखिए ये सब मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर देखें तो बीजेपी जो है कहीं न कहीं मतदाताओं को लुभाने में कामयाब हो जाती है। और ये चुनाव नतीजे बता रहे हैं, भले आप लोग ईवीएम की बात करेंगे 2 दिन बाद, परसों जब नतीजे आएंगे, खैर देखेंगे उस दिन क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।